मनवा निर्वाण में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, ये मुझे सचमुच बहुत जोश देता है। अब चलें कहानी में सीधे कूदें। हमारी कहानी शुरू होती है जहां राक्षसों ने दुनिया में घुसपैठ करके सब कुछ निराशा में डुबो दिया। लोगों ने अपने घर को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई की। इन बहादुर लोगों में था इस कहानी का हीरो कार्सिलियन लवदान, जिसने राक्षसों के खिलाफ उतनी ही जोरदार लड़ाई लड़ी। कई सालों तक उसने ढेर सारे राक्षसों को मारा, सिर्फ अपनी एक तलवार से, और दिल में जरा भी डर नहीं। फिर आखिरकार एक दिन आया जब उसका सामना हुआ एरन के भाई से, जो बड़ा सख्त और मुश्किल था। लड़ाई थी बहुत खतरनाक, लेकिन उसने आखिर में उस राक्षस को हरा दिया। लड़ाई के बाद वो भी मर गया, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। हम तो जानते हैं क्या होने वाला है, ये है पुनर्जन्म। और बस ऐसे ही सीन बदलता है और हम देखते हैं हमारे लड़के डोजिन को, जो नामसान गेट में घुसने के मिशन पर है, जो सी रैंक है, साफ कारणों से। सिर्फ रजिस्टर्ड हीरो ही वहां जा सकते हैं, तो ऑटोमेटेड मशीन बार बार उससे आईडी कार्ड स्कैन करने को चिल्लाती है, जो हमारे लड़के के पास बिल्कुल नहीं है। वो बस सिक्योरिटी और ऑथराइज्ड बिल्डिंग को तोड़कर गेट में घुस जाता है, जिससे सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है कि कोई घुसपैठ कर गया। अंदर घुसकर वो इधर उधर घूमता है, राक्षसों को मारने के लिए ढूंढता है। तभी उसे कुछ हीरो मिलते हैं जिनके पास ऑफिशियल लाइसेंस और परमिशन है। वो मान लेते हैं कि हमारा लड़का शायद भटक गया है और उसे बाहर का रास्ता दिखाने की पेशकश करते हैं, खासकर क्योंकि वो भी एग्जिट की तरफ जा रहे हैं। डोजिन चुप रहता है, जिससे अजीब वाइब आती है। यहाँ तक कि इन हीरोज को भी लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वो कैजुअल कपड़ों में है, बिल्कुल हीरो जैसा नहीं दिखता। हाँ, आजकल पोर्टल लोग थोड़े कैजुअल कपड़े पहनते हैं, लेकिन हमारे लड़के का ड्रेस तो हद से ज़्यादा साधारण है। और ये बैग जो उसके पीठ पर है, वो क्या है? जहां तक उन्हें लगता है, शायद वो कोई बेचारा पोटर है जिसे उसकी पार्टी ने छोड़ दिया। फिर भी वो पक्का नहीं है। आखिर में डोजिन बोलता है, ये मानते हुए कि वो क्यों इतने शक्की हैं, लेकिन साफ कर देता है कि वो अकेले आया है, किसी हीरो पार्टी के बिना। ये सुनकर एक हीरो आह भरता है, समझ जाता है कि हमारे लड़के के वहां होने की वजह क्या है। उसने ऐसे ढेर सारे केस देखे हैं जहां लोग टीवी के चमकदार ऐड देखकर हीरो बनने और राक्षस मारने का जुनून पाल लेते हैं। लेकिन ये जोश जल्दी ही जान ले सकता है अगर कोई बिना कानूनी प्रक्रिया के गेट में घुस जाए। पहले ऑफिशियल सर्टिफाइड हीरो बनना पड़ता है, फिर ट्रेनिंग और टेस्टिंग होती है। और ये गेट तो सी रैंक है, कोई मजाक नहीं। अगर तुम नया नया हीरो बन रहे हो तो पहले एफ रैंक गेट ढूंढो, वरना सचमुच जान जा सकती है। इस लड़के की इतनी सलाह सुनने के बाद, जो कोई मांग भी नहीं रहा था, डोजिन साफ कहता है कि उसे किसी चीज़ की जरूरत नहीं। जाहिर है, हीरो की टोली इस लड़के के इतने ठंडे जवाब से हैरान हो जाती है। आखिरकार वो तो बस मदद करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन उनका लीडर अपने साथियों को रोकता है। अगर ये लड़का मदद नहीं चाहता तो ठीक है, उसे छोड़ दो। लीडर को यकीन है कि ये लड़का जल्दी ही मुश्किल रास्ते से सीखेगा कि बड़ों की बात को नज़रअंदाज करना क्यों गलत है। वो उम्मीद करते हैं कि ये लड़का समझ जाएगा कि गेट कितने खतरनाक हैं, न कि टीवी शोज की तरह जो हीरो बनने को बहुत बड़ा दिखाते हैं, जैसे क्राइस्ट का दूसरा आगमन हो। जल्दी ही डोजिन को एक बड़ा ट्रोल दिखता है जो उसे खाने को तैयार है। राक्षस हमला करता है, लेकिन मिस कर जाता है और जमीन पर मारता है। भाई इतनी तेजी से हटा कि ट्रोल समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ। फिर डोजिन अपनी मुट्ठी बांधता है और इतना जोरदार पंच मारता है कि ऑक का मुंह साफ उड़ जाता है। ये तो जैसे वन पंच मैन या ओमनी मैन की किलिंग स्प्री है। अब राक्षस खत्म हो गया तो लूटपाट का टाइम है बेबी। पहले वो उस राक्षस की तलवार लेता है, फिर उसी तलवार से राक्षस के शरीर में और खोदता है और एक चमकदार जादुई पत्थर निकालता है। ये असल में लो ग्रेड मैजिक स्टोन है, इतना बेकार कि डोजिन ने अपनी पुरानी जिंदगी में इसे कभी उठाया भी नहीं। लेकिन चूंकि वो अभी गरीब है तो कोई चारा नहीं। अचानक और राक्षस उस इलाके में आ जाते हैं, अपने दोस्त की मौत से गुस्से में। डोजिन पलटता है और जादुई पत्थर इतनी तेजी से फेंकता है कि एक राक्षस का सिर साफ उड़ जाता है। बाकी दो मूर्ख राक्षस उसकी तरफ दौड़ते हैं, जैसे उनकी मरने की इच्छा हो। खैर, डोजिन उनकी ये इच्छा खुशी खुशी पूरी करता है। जब वो तबाही मचाता है, हम उन हीरो लोगों को देखते हैं जो राक्षसों से भरे इलाके में चल रहे हैं। अभी भी उनके दिमाग में डोजिन के साथ हुई मुलाकात अटकी है। नारंगी बालों वाली लड़की को डोजिन की चिंता है, डर है कि वो मर न जाए। लेकिन उनके लीडर उसे भरोसा देता है कि ऐसा होना मुश्किल है। अगर वो बिना परमिशन गेट में घुसा है तो कंट्रोल सेंटर के एजेंट जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। वो एजेंट बी रैंक या उससे ऊपर के होते हैं, और चूंकि ये गेट सी रैंक है तो उसके मरने का कोई चांस नहीं। बशर्ते वो लड़का बेवकूफ़ी से राक्षसों पर न भागे, उसकी जान जाने का कोई चांस नहीं। गंजा लड़का अपने लीडर की बात से सहमत है।
उसे यकीन है कि वो घमंडी लड़का डर से कांप रहा होगा, एजेंट्स के इंतजार में कि वो उसे बचा लें। लेकिन कहानी तो उलट है। हमारा लड़का ही राक्षसों को डराने वाला बन गया है। एक पंच और शिकार ढेर। वो इतना तेज है कि वो उसे छू भी नहीं सकते, उनके भारी हथियारों से तो बिल्कुल नहीं। वो एक मूर्ख राक्षस के पीछे प्रकट होता है और इतनी जोरदार किक मारता है कि उसका सिर तहस नहस हो जाता है। सारे मूर्ख राक्षस मरने के बाद वो उनकी तलवारें लेता है और जादुई पत्थर अपने लिए इकट्ठा करता है। थोड़ी देर बाद वो बैग भर लेता है और जाने को तैयार है। लेकिन सच कहें तो वो आज की मेहनत से थोड़ा निराश है। बैग में सिर्फ बेकार पत्थर हैं। तभी एक एजेंट उसे देख लेता है और अपने साथियों को बुलाता है। पहले वो बताते हैं कि वो गेट कंट्रोल सेंटर से हैं और सुझाव देते हैं कि वो अपना हीरो रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाए। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे उनके साथ कंट्रोल सेंटर जाना होगा। हमारा लड़का इस बारे में पक्का नहीं है, जिससे वो सूट वाला आदमी और टेंशन में आ जाता है और ठंडा होकर कहता है कि उसे सहयोग करना चाहिए और सही प्रक्रिया फॉलो करनी चाहिए। जवाब में उसे सिर्फ डोजीन का गुस्सा और चिढ़ा हुआ चेहरा मिलता है और ये सारा ड्रामा उसका मूड खराब कर देता है। फिर भी भाई को बहस करने की एनर्जी नहीं है, वो बस पलटकर जाने लगता है। चूंकि बातें काम नहीं कर रही हैं, सूट वाले लोग हथकड़ी की धमकी देते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। एक बेसब्र सूट वाला डोजीन का हाथ पकड़ता है और धमकी देता है कि अगर वो सहयोग नहीं करेगा तो चोट लग सकती है और सारी जिम्मेदारी उसी की होगी। तो सबके लिए बेहतर है कि बातों से हल निकालें, न कि हिंसा से। लगता है डोजीन को ये सारी बकवास सुनकर गुस्सा आ गया, तो वो उस आदमी का हाथ पकड़ता है और चेतावनी देता है कि वो उसके रास्ते में कांटा बनकर न आए। ये ठंडी चेतावनी उस सूट वाले को डराती है, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। बाकी दो लोग अपने जादुई छड़ियाँ निकालते हैं। ये असल में ग्रेड 4 मैजिक स्टाफ हैं जो ऑक को काबू करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन हमारे लड़के को चोट पहुंचाने की ताकत नहीं, तो वो उस आदमी का हाथ जोर से मरोड़ देता है, जिससे वो चिल्लाता है। फिर डोजीन आखिरी चेतावनी देता है कि अगर वो अपनी आखिरी इज्जत बचाना चाहते हैं तो अभी चले जाएं। आखिर में ड्यूटी करने वाले सूट वालों को हिंसा का जवाब देना पड़ता है। वो अपनी मैजिक स्टाफ से डोजीन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई कामयाब नहीं होता। डोजीन एक आदमी की पीठ पर जोरदार प्रहार करता है, फिर दूसरे के पेट में मारता है। फिर वो चश्मे वाले आखिरी आदमी पर फोकस करता है। वो आदमी समझ जाता है कि क्या होने वाला है और टेंशन में आ जाता है। डोजीन गायब हो जाता है, जिससे वो आदमी घबरा जाता है। फिर अचानक एक चुपके से पंच उसके पेट में लगता है, जिससे वो दर्द में पीछे लड़खड़ाता है। लगता है डोजीन इस सारे ड्रामे और एजेंट्स के पीछे पड़ने से तंग आ चुका है, तो वो सोचता है कि हीरो रजिस्टर करना ही पड़ेगा। एजेंट उसे भरोसा देता है कि अगर वो गलत या गैरकानूनी कामों से बचेगा तो कोई एजेंट उसका पीछा नहीं करेगा। डोजीन फिर रिफ्ट के बारे में सवाल करता है, जो एजेंट को हैरान कर देता है। इस दुनिया के काम करने का थोड़ा कंटेक्स्ट। कई सारे रास्ते हैं जो दूसरी दुनिया से जुड़ते हैं, जहां अजीब राक्षस रहते हैं। ये रास्ते दुनिया भर में बिखरे हैं। राक्षसों के मरे शरीर से निकलने वाले जादुई पत्थर नए एनर्जी सोर्स हैं जो बहुत कीमती हैं। इसीलिए सरकार इन रास्तों को कंट्रोल करती है। हर सरकारी कंट्रोल वाला रास्ता गेट कहलाता है। जो रास्ते कंट्रोल या बंद नहीं हैं, उन्हें रिफ्ट कहते हैं। हमारे लड़के को ये बहुत चिढ़ाने वाला लगता है कि सूट वाले हर गेट में उसका पीछा करते हैं, उसे गैरकानूनी घुसपैठ का इल्जाम लगाते हैं। बेचारा एजेंट समझाता है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड हीरो बिना परमिशन गेट में घुसता है तो कंट्रोल सेंटर को तुरंत पता चलता है और पास के एजेंट्स को भेज दिया जाता है। चूंकि डोजीन रिफ्ट में जाने की सोच रहा है, एजेंट साफ कहता है कि रिफ्ट में जाना इतना आसान नहीं, उसकी सजा बहुत सख्त है, कोई चेतावनी या सौदा नहीं। डोजीन को ये सब सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं, तो वो उस बेचारे एजेंट को चेहरे से पकड़कर कचरे की तरह फेंक देता है। अब बेचारा एजेंट पछताता है कि उसने हेडक्वार्टर को कॉल क्यों नहीं किया। ये सब उसके पे ग्रेड से ऊपर है। जाने से पहले डोजीन उस कचरे एजेंट को आखिरी बार देखता है, सोचता है कि ये कितना कमज़ोर है। उस एजेंट का हाथ टूटा हुआ लगता है और वो चिल्लाकर धमकी देता है कि वो डोजीन को पकड़कर जेल में डालेगा। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि मेन कैरेक्टर की मौत के बाद क्या हुआ। उसकी आत्मा एक अनंत खालीपन में तैर रही थी, जहां उसकी मुलाकात एक इंसानी लड़के से हुई जो पृथ्वी नाम के ग्रह से था। उस लड़के का नाम था सेयो डोजीन, जो किसी अनजान वजह से मरने की कगार पर था। वो वंदान से एक साधारण रिक्वेस्ट करना चाहता था, लेकिन वंदान ने सुनने से पहले ही मना कर दिया। आखिरकार भाई तो बस शांति से मरना चाहता था। उसने अपने देश को राक्षसों से खो दिया, अपने प्रियजनों को खोया और आखिर में कुत्ते की मौत मरा। लेकिन सेयो डोजीन को भी जीने की कोई खास इच्छा नहीं थी, वो बस अपने परिवार के लिए अच्छी जिंदगी चाहता था। अब लगता है वंदान उसकी बात सुनने को तैयार है।
आप क्या सोचते हैं एक ऐसे लड़के के बारे में जो कैंडी स्टोर में बच्चे की तरह चमक उठता है और हिम्मत करके कहता है कि वो अपने परिवार को शांति से जीते देखना चाहता है? और बस हमारा लड़का खुशी खुशी ये जिम्मेदारी लेता है और सेयू डोजिन के शरीर में पृथ्वी पर आ जाता है, अब एक टीनेज लड़के के शरीर में। सीन सियोल में बदलता है, ग्युमचेओन डिस्ट्रिक्ट के गैसियन डिजिटल कॉम्प्लेक्स में। ये बड़ी बिल्डिंग अब हीरो कॉम्प्लेक्स कहलाती है। यहाँ जादुई पत्थरों और गेट से मिलने वाली चीज़ों का सारा व्यापार होता है और आजकल ये जगह पहले से कहीं ज़्यादा व्यस्त है। डोजिन एक ऐसी दुकान की तरफ जाता है जो जादुई पत्थर खरीदती और बेचती है। अंदर घुसते ही उसका स्वागत एक जेन जेड लड़का करता है जो इंस्टा रील्स में व्यस्त है। जब डोजिन कहता है कि वो जादुई पत्थर बेचना चाहता है, दुकानदार तुरंत अपने बिजनेस की तारीफ शुरू करता है, दावा करता है कि उनकी ब्रांच सबसे अच्छी कीमत देती है, पूरे देश में सबसे बेस्ट। डोजिन सारे लो ग्रेड जादुई पत्थर जो राक्षसों के खून से सने हैं काउंटर पर रखता है, जिससे दुकानदार का चेहरा खट्टा हो जाता है, जैसे उसे कोई बड़ा झटका लगा हो। उसे खून से सने पत्थरों से घिन आती है, फिर भी वो शिकायत नहीं करता और ट्रांजैक्शन आगे बढ़ाता है। डोजिन से पूछता है कि क्या वो कॉफ़ी लेगा जब तक पत्थर प्रोसेस हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो कॉफ़ी पी रहा होता है जबकि दुकानदार खून साफ करता है। बाद में दुकानदार हिसाब करता है, 12 लो ग्रेड जादुई पत्थर, 16 मीडियम ग्रेड और 5 ऊपर नीचे ग्रेड के पत्थर। 40% कमीशन काटने के बाद डोजिन को करीब 5.5 मिलियन वॉन मिलने वाले हैं। लेकिन डोजिन को 40% कमीशन देना अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है ये गलत है क्योंकि उसने सारी मेहनत की, समय बर्बाद किया। तो ये दुकानदार आधा पैसा लेने का हक कैसे रखता है? दुकानदार बड़े गर्व से कहता है कि वो तो 40% लेकर उदारता दिखा रहा है क्योंकि हर कॉम्पिटिटर 45% या ज़्यादा लेता है। वो इतना कॉन्फिडेंट है कि डोजिन को अपने पत्थर वापस ले जाने की चुनौती देता है अगर उसे कीमत पसंद नहीं। दुकानदार का दावा है कि कोई और इतनी अच्छी कीमत नहीं देगा। हमारा लड़का इस जाल में नहीं फंसता और अपने कीमती पत्थर बैग में वापस डालने लगता है। ये देखकर दुकानदार को लगता है कि उसकी चाल काम नहीं कर रही, तो वो डोजिन का हाथ पकड़ता है और अप्रेजल और कॉफ़ी के लिए 30,000 वॉन मांगता है, साथ ही 10,000 वॉन कॉफ़ी के लिए। और वो खून जो उसने साफ किया, उसने उसका महंगा तौलिया खराब कर दिया। सब जोड़कर डोजिन को 350,000 वॉन देने पड़ेंगे। डोजिन इन बेतुके डिमांड्स को मानने वाला नहीं, चाहे दुकानदार कितना भी जोर दे। जब कुछ काम नहीं करता, दुकानदार गली के गुंडों जैसे टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है और सी क्लास हीरोज को बुलाता है जो उसके गार्ड्स हैं। तभी बड़े बड़े लड़के पीछे के दरवाजे से आते हैं, पूछते हैं कि क्या दिक्कत है। अगर कोई परेशानी कर रहा है तो वो उसका हिसाब करेंगे। जवाब में डोजिन उस दुकानदार को तीखी नज़र से देखता है जो उसी तीव्रता से वापस घूरता है। थोड़ी देर बाद सीन कट होता है और हम दुकानदार का डरा हुआ, पसीने से भरा चेहरा देखते हैं जो पहले बड़ा बन रहा था। लेकिन डोजिन ने उसके 3 गार्ड्स को बिना पसीना बहाए हरा दिया, ये साफ कर दिया कि असली मेन कैरेक्टर कौन है। फिर वो काउंटर पर जाता है और कमीशन को 1% पर सेट करता है, कोई सवाल नहीं। हम सब जानते हैं कि जब डोजिन जैसा कोई आपकी आत्मा में घूरता है तो बहस नहीं हो सकती। तो डील हो जाती है और डोजिन अपनी मेहनत और मुक्कों से कमाए ढेर सारे पैसे लेकर निकलता है। उसकी दादी और बहन पैसे देखकर हैरान हैं। दादी पॉल को शक है कि डोजिन नकली नोटों से धोखा दे रहा है, लेकिन वो जल्दी साफ करता है कि ये पैसा एक दोस्त को उधार देने से आया जिसका बिजनेस बहुत अच्छा चला। दादी को यकीन नहीं कि उसके पोते का ऐसा दोस्त भी है। वो बचपन के दोस्त का बहाना बनाता है। आखिर में दादी बड़े सवाल पूछना बंद कर देती है। इस बीच डोजिन की बहन को अपने बड़े भाई पर बहुत गर्व है जो उनकी फैमिली को अमीर बना रहा है। प्यारा भाई उसकी सिर पर हाथ फेरता है और उसे लग्जरी जिंदगी की उम्मीद देता है। छोटी लड़की अमीर होने की खुशी में उछल कूद करती है। उसे इतना खुश देखकर डोजिन को एहसास होता है कि वो उस वादे को पूरा करने में प्रोग्रेस कर रहा है। उसे उस शरीर के मालिक की बातें याद आती हैं जिसकी एकमात्र इच्छा थी कि उसकी दादी और सौतेली बहन येओनिंग सुरक्षित और खुश रहें। वो बेचारा लड़का गायब हो गया इससे पहले कि डोजिन कुछ कह पाता। और जब वो जागा, वो सेयू डोजिन बन चुका था। अब उसका एकमात्र मिशन है कि ये छोटा परिवार सुरक्षित और आराम से जिए। इसके लिए वो कोरिया का सबसे सुरक्षित घर खरीदना चाहता है जिसकी कीमत अभी 110 बिलियन वॉन है। उसके लिए पैसा कमाना मुश्किल नहीं, बशर्ते उसे अपनी पुरानी ताकत वापस मिल जाए। ये दुनिया उसकी पुरानी दुनिया से काफ़ी मिलती जुलती है जो नष्ट हो गई थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ के रिफ्ट, गेट्स और राक्षस उस दुनिया से थोड़े कमज़ोर हैं। उसके लिए जो अपनी पुरानी जिंदगी में स्वॉर्ड गॉड था, ये जगह बस एक सैंडबॉक्स है। अभी तक वो अपनी पुरानी ताकत का सिर्फ 10वां हिस्सा इस्तेमाल कर रहा है। अचानक दरवाजे पर खटखट होती है और कोई कहता है कि वो सेयू डोजिन से मिलना चाहता है। भाई उठता है और दरवाज़ा खोलने जाता है।
दरवाज़ा खोलते ही उसे 2 गुंडे दिखते हैं। ये लोग एक पुराना कर्ज वसूलने आए हैं जो 48 मिलियन वॉन का है। ये देखकर डोजिन को यकीन हो जाता है कि ये लोन शार्क हैं। असली सीईओ डोजिन ने अपनी दादी के हॉस्पिटल बिल के लिए 5 मिलियन वॉन उधार लिए थे, लेकिन ये लोग पागल ब्याज लगाकर 10 गुना ज़्यादा मांग रहे हैं। उन्हें पता है कि डोजिन ने हाल ही में गेट्स से पैसा कमाया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर पैसा मांगते हैं। लेकिन इन गुंडों को जवाब में सिर्फ एक ज़बरदस्त पंच मिलता है जो बड़े गुंडे के मुंह पर लगता है। वो पंच उसे उड़ा देता है और उसका साथी हैरानी से मुंह खुला देखता रहता है। फिर डोजिन उस छोटे गुंडे को घातक नज़र से देखता है और याद दिलाता है कि 9 मिलियन वॉन से ज़्यादा पहले ही चुकाए जा चुके हैं। तो अगर हिसाब करें तो इन गुंडों को उसे ब्याज देना चाहिए। एक और पंच मारकर जो उस गुंडे को रुला देता है, डोजिन कहता है कि अपने बॉस को बता दे कि डोजिन उससे मिलने आ रहा है। फिर सीन शॉपिंग मॉल में कट होता है जहां जिंदगी भरी हुई है। वहां हम यूनियन को टेडी बेयर स्टोर में चमकते देखते हैं। डोजिन उसे शॉपिंग स्प्री के लिए लाया है। आज वो जो चाहे ले सकती है। हमारे भाई अपनी पुरानी जिंदगी में इतना नर्म दिल वाला नहीं था। असली डोजिन की यादें उसके सूखे जज्बातों को जगा देती हैं। यूनियन को इतने प्यार से ट्रीट करने की बात उसे गर्मजोशी देती है, भले ही वो उसकी सौतेली बहन है। वो चाहता है कि उसी तरह प्यार देता रहे। छोटी लड़की एक छोटा सा प्यारा खरगोश चुनती है ताकि ज़्यादा खर्च न करे, लेकिन डोजिन उसके लिए एक बड़ा सा स्टफ़ टॉय चुनता है। वो नहीं चाहता कि वो कुछ भी सोचे। ये उसका दिन है, वो जो चाहे ले सकती है बिना पैसे की फिक्र। दोनों अच्छा खाना भी खाते हैं। खाने के दौरान एक अनजान आवाज़ डोजिन का नाम पुकारती है। ये एक मिडिल एज्ड औरत है जिसके साथ ढेर सारे बॉडीगार्ड्स हैं। ये मोटी औरत लगता है एक और ट्रैश टॉकर है जो डोजिन से नफरत करती है। पहले वो उसके खराब ड्रेसिंग सेंस पर तंज कसती है, फिर वो उसकी साथ वाली लड़की पर सवाल उठाती है। वो इतनी हिम्मत दिखाती है कि कहती है कि डोजिन ने शायद किसी को प्रेग्नेंट कर दिया और ये लड़की उसी की है जैसे उसकी माँ उसे दुनिया में लाई थी। जाहिर है ये तीखे ताने डोजिन को बहुत गुस्सा दिलाते हैं। इस बीच छोटी लड़की को नहीं पता कि ये औरत कौन है और इतनी आसानी से बुरा भला क्यों कह रही है। ये औरत फिर यूनियन की तरफ मुड़ती है और उसका नाम पूछती है। लड़की अपना नाम ली यूनियन बताती है, जिससे इस औरत को पता चलता है कि ये डोजिन की बहन है। आदतन वो यूनियन के कपड़ों पर भी तंज कसती है, उसे गंदा कहती है। वो उसकी मरी हुई माँ को भी नहीं छोड़ती। ये सब डोजिन को बहुत गुस्सा दिलाता है, लेकिन किसी वजह से वो सब कुछ सह रहा है, उसकी उकसावे की कोशिशों पर गुस्सा नहीं कर रहा। यहाँ तक कि ये औरत भी हैरान है कि डोजिन इतना संयम रख रहा है, उसके जाल में नहीं फंस रहा। तो ये औरत एक कदम और बढ़ाती है। ये मोटी औरत इतनी हिम्मत दिखाती है कि एक बच्ची से हारलैंड का मतलब पूछती है। बस यही आखिरी बूंद थी। डोजिन टूट पड़ता है और उसे बदसूरत औरत कहता है जो वार्ग्स के कबीले से है। जाहिर है ये औरत हैरान रह जाती है, उसका दिमाग खाली हो जाता है। थोड़ा कंटेक्स्ट समझें कि डोजिन इतना क्यों सह रहा था। डोजिन एक नाजायज़ बच्चा था और गरीबी में जिया। 7 साल की उम्र में उसकी माँ मर गई और वो मुश्किल से अपने पिता के घर पहुंचा। पिता की नई शादी के बाद उसे सबने ठुकरा दिया। हालात और बिगड़े जब पिता की जायज बीवी ने बेटे को जन्म दिया और डोजिन को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया। हालात इतने खराब हुए कि उसे उस घर से निकाल दिया गया। तो वो अपनी सौतेली बहन के साथ अपनी दादी के घर रहने लगा। पीछे देखते हुए डोजिन को असली डोजिन के लिए दुख होता है, जिसे इतना सब सहना पड़ा और फिर भी मुस्कुराने की कोशिश करता था जैसे उसे कोई दर्द नहीं। लेकिन अब वो सब बदलना चाहता है। लगता है ये औरत उसकी सौतेली बहन है, जिससे समझ आता है कि वो इतना सह क्यों रहा था। लेकिन अब वो और बर्दाश्त नहीं करेगा। उसे याद आता है कि वो इस बदसूरत औरत के साथ एक छत के नीचे रह चुका है और वो हमेशा की तरह घिनौनी है। न सिर्फ उसका व्यक्तित्व खराब है, उसकी शक्ल भी औक जैसी है और वो बेवकूफ़ भी है। वो उसका हौसला और तोड़ता है, कहता है कि वो एक टूटी फूटी औरत है जो अपनी कमियों को दूसरों पर थोपती है। वो सिर्फ एक गोल्ड डिगर है जो दूसरों पर फिक्स्ड है, और यही सच है। जैसे जैसे वो उसके तीखे तानों से उसे कुचलता है, पूरा शॉपिंग मॉल उन्हें देखता है जैसे वो सेंटर ऑफ अटेंशन हो। औक औरत पूरी तरह चिढ़ जाती है और गुस्सा खोने वाली होती है, लेकिन तभी डोजिन की सौतेली माँ आ जाती है। अपनी माँ को देखकर औक औरत उसकी तरह शिकायत करती है कि इस लड़के ने उसे शब्दों से नीचा दिखाया। लेकिन ये माँ अपनी बेटी को ऐसे रोते देखकर गुस्सा हो जाती है और उसे ठंडी नज़र से चुप करा देती है। सच कहें तो भाई की सौतेली माँ कमाल की है। पहले तो मुझे लगा कि औक औरत ही उसकी सौतेली माँ है। हॉट मम्मा डोजिन की तरफ मुड़ती है और बड़ी शालीनता से उसका स्वागत करती है। वो उसे घर वापस आने और कुछ मज़े करने की दावत देती है। लेकिन डोजिन अच्छे से जानता है कि उसकी सौतेली माँ का ये चेहरा नकली है। आखिरकार वही थी जिसने उसके 12 साल के रहने में सबसे ज़्यादा दुख और अशांति दी।
वो औरत उसे वो चीज़ें याद दिलाती है जो वो कभी याद नहीं करना चाहता, जिससे उसका PTSD ट्रिगर होता है और वो पूरी तरह सीरियस मोड में चला जाता है। ठंडी आवाज़ में, जो तुम्हारी माँ के जोक्स से भी ठंडी है, हमारा लड़का उस औरत को कहता है कि गायब हो जाए। ये उसकी इज्जत पर बड़ा तमाचा है कि कोई छोटा उससे ऐसा बोले। वो पलटकर अपनी आखिरी इज्जत के साथ चली जाती है। सचमुच उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी तीखी जवाब देगा। वो सोच में पड़ जाती है कि क्या ये वही लड़का है जो बिना वजह थप्पड़ खाने पर भी सिर झुका लेता था। उसकी बेटी और बॉडीगार्ड्स भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। सच कहें तो इन गार्ड्स ने इस पूरे ड्रामे में मैनिक्विन का रोल बखूबी निभाया। अब हमारा ध्यान हमारे लड़के पर जाता है। लगता है इन दो औरतों ने उसका और येओनियन का मजा पूरी तरह खराब कर दिया। तो हमारा लड़का भी जाने का फैसला करता है। उसने अपनी सौतेली फैमिली के साथ जो रिएक्शन दिया वो जानबूझकर था। वो एक बात साफ करना चाहता था। वो सेयू डोजिन, जो अपने लिए बोल भी नहीं पाता था, अब गया। अब वक्त है कि उसकी कचरा फैमिली ये समझे। फिर सीन एक मर्सिडीज कार में कट होता है जो सड़क पर तेजी से दौड़ रही है। कार में वो कचरा माँ बेटी दोनों हैं। बेटी अपनी माँ पर गुस्सा है कि उसने डोजिन को सबक सिखाने के बजाय चुपचाप चले गई। वो अपनी भड़ास निकालती है और डोजिन को कोसती है कि उन्होंने जो अपमान सहा उसका बदला लेना चाहिए। माँ अपने मैनेजर से पूछती है कि डोजिन अभी भी जिंदा क्यों है। गंजा मैनेजर को नहीं पता कि वो जिंदा कैसे है, ये उनकी रिपोर्ट से मेल नहीं खाता। औरत जोर से चिल्लाती है कि ये सब बकवास है। वो जिंदा कैसे हो सकता है जब उन्होंने काम पूरा होने का यकीन किया था। बेचारा मैनेजर भरोसा देता है कि वो फिर से मामले की जांच करेगा और इस बार काम ठीक से होगा। इस बीच कचरा बेटी को नहीं पता कि उसकी शातिर माँ क्या साजिश रच रही थी। वो किलिंग और डाइंग की बात सुनकर घबरा जाती है। आखिर में माँ अपनी बेटी से पूछती है कि क्या उसे डोजिन से कोई फीलिंग्स हैं। ये सवाल उस मोटी बेटी को हैरान कर देता है। वो शर्मा जाती है। असल में उसे डोजिन के मरने की चिंता है, क्योंकि अगर दादाजी या पापा को पता चला तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। माँ अपनी बेटी का मुंह जोर से पकड़ती है और उसे अपने बिजनेस से दूर रहने को कहती है। माँ डोजिन की जान लेने पर अड़ी है, खासकर अब जब उसने इतनी बेइज्जती की। उसे मारना ही उसका सबसे अच्छा बदला है। एक दशक पहले दुनिया में रिफ्ट के आने से हाहाकार मच गया था। इस डरावने डायमेंशन ने राक्षसों को जन्म दिया जो पोर्टल से निकलकर इंसानों को मारने के मिशन पर थे। उनकी तबाही रुकी नहीं और आखिर में दुनिया को तहस नहस कर दिया, शहरों को आग में झोंक दिया। लेकिन जैसे अंधेरे की ताकतें आईं, वैसे ही रोशनी की ताकतें भी आईं, बहादुर योद्धाओं के रूप में जिन्हें हीरो कहा गया। उनके आने से मरे हुए राक्षसों के शरीर से माना स्टोन्स की खोज हुई। अब वर्तमान में डोजिन कहीं जा रहा है, सोच रहा है कि माना स्टोन्स ने दुनिया की एनर्जी ज़रूरतों को कैसे बदल दिया। उनकी अहमियत की वजह से देशों ने रिफ्ट्स पर ध्यान देना शुरू किया ताकि संसाधन निकाल सकें। दुनिया की सारी इंडस्ट्री अब गेट्स और हीरोज पर निर्भर है। इसीलिए हीरो की जॉब बहुत अच्छा पैसा देती है। डोजिन अपनी मंजिल पर पहुंचता है, यांगडेंगपो HCS कैपिटल एस्टेब्लिशमेंट। नाम बड़ा है, लेकिन आप जल्दी समझ जाएंगे कि वो यहाँ क्यों आया। वो बिल्डिंग में घुसता है और पहली नज़र में बॉस और उसके गुंडे साधारण ठग जैसे लगते हैं जो अपनी बदसूरत शक्ल से डराते हैं। लेकिन डोजिन इस सिचुएशन में बड़ा कूल है। बॉस अपनी सिगरेट बुझाता है और डोजिन की हिम्मत की बात करता है कि उसने न सिर्फ उसके गुंडों को मारा बल्कि उनके दरवाजे पर भी आ गया। ये दिखाता है कि डोजिन को किसी की परवाह नहीं। वो चालाकी से बॉस को कहता है कि असल में डोजिन को ही नुकसान हुआ है। बॉस को ये बात बेतुकी लगती है, तो वो पूछता है कि इसका मतलब क्या है। डोजिन साफ करता है कि वो अपने हक का मुआवजा लेने आया है। आखिरकार उसने इन गुंडों की वजह से मानसिक, शारीरिक और मटीरियल नुकसान झेला है। अपनी गंभीर बातों से बॉस को डोजिन के व्यक्तित्व में एक बड़ा बदलाव दिखता है। वो अब वो नर्म और शांत लड़का नहीं रहा। और ये भी सबूत है कि इस लड़के ने उसके भेजे गुंडों को तहस नहस कर दिया। सब कुछ देखते हुए बॉस को शक है कि सेयो डोजिन को गेट में कुछ खास अवेकनिंग मिली होगी। फिर भी बॉस घमंडी बनता है और डोजिन को कहता है कि उसकी नई कॉन्फिडेंस उसकी बर्बादी का कारण बनेगी। वो ढोंगी डोजिन को उसकी ताकत पर घमंड करने का इल्जाम लगाता है और अपने दावे को साबित करने के लिए ढेर सारे गुस्सैल लड़कों को बुलाता है। जाहिर है वो जितना मसल लाए, स्वॉर्ड गॉड के अनुभव के सामने वो कीड़े जैसे हैं। बॉस बकवास करता है कि अवेक लोग भी आखिर में मर जाते हैं, जैसे लो क्लास हीरो। मजेदार बात, उसे लगता है कि सेयो डोजिन बस डी क्लास हीरो है और उसका ऑर्गेनाइजेशन उसे आसानी से कुचल देगा। इस बीच डोजिन पीछे सोफे पर चिल कर रहा है जबकि 5 लड़के उसे घूर रहे हैं। बिना जरा सा मजा दिखाए वो बॉस को वापस बैठने को कहता है। बॉस हैरान है कि वो उसी टोन में बोल रहा है और डोजिन गंभीर चेहरा लेकर कहता है कि उसकी बात खत्म नहीं हुई। ये सुनकर एक लड़का गुस्सा हो जाता है और डोजिन को चैलेंज करता है।
मज़ेदार बात, हमारा लड़का खुशी से अपने चश्मे उतारता है, जिससे और कन्फ्यूज़न बढ़ता है। और फिर वो माइक टायसन स्टाइल में एक ज़बरदस्त पंच मारता है। वो लड़का उड़ जाता है और उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं। लेकिन बस इतना ही नहीं, डोजीन बाकियों को भी पीटता है और शांति से अपनी बात भी रखता है। बॉस के गुप्त गैरकानूनी बिजनेस के बारे में बताता है, जो कर्ज देने की आड़ में चलता है। डोजीन एक नारंगी बालों वाले लड़के को पंच मारता है और बताता है कि उसे बॉस के नकली आईडी बिजनेस का पता है। आखिरी लड़के का हमला डक करते हुए डोजीन 3 गुना जोर से जवाब देता है और यूं वो सारे गुंडों को अपनी खास नींद वाली रूटीन से सुला देता है। 100% काम करता है। डोजीन अपनी मांगें रखता है, कहता है कि उसे एक फुल प्रूफ आईडी चाहिए जो भविष्य में कोई दिक्कत ना दे। बॉस कुछ सेकंड में हुए इस सबसे हैरान है। हमारा लड़का उसे याद दिलाता है कि उसके पास सिर्फ एक दिन है ये आईडी बनाने के लिए। कुछ लड़के लड़ाई में शामिल नहीं हुए और बॉस डोजीन की स्किल लेवल पर सोच में पड़ जाता है। कम से कम ये लड़का बी क्लास ताकत वाला लगता है। बॉस इतना खोया है कि डोजीन को उसे वापस लाने के लिए याद दिलाना पड़ता है। वो खुशी से काम स्वीकार करता है। आखिर में डोजीन उसके कंधे को पकड़ता है और डरावने चेहरे के साथ पूछता है कि क्या उसकी सौतेली माँ होंग हीजू ने उसकी हत्या का ऑर्डर दिया था। जाहिर है ये सच है, जैसा कि हमने उसकी बेटी और असिस्टेंट के साथ बातचीत में सुना। बॉस कुछ बोल नहीं पाता जब तक डोजीन उसका कंधा इतना जोर से दबाता है कि वो दर्द से चिल्लाता है। उसके गुंडे भी अपने बॉस के लिए बेबस दिखते हैं। आखिर में बॉस टूट जाता है और उसकी शातिर साजिश बताता है। ये क्रूर औरत डोजीन के बैंक अकाउंट को खाली करना चाहती थी, उसे इतना फाइनेंशियल प्रेशर देना चाहती थी कि वो अपनी जान ले ले। ये सुनकर डोजीन उसे छोड़ देता है और पूछता है कि क्या यही वजह थी कि उसे गेट में बंद किया गया। बॉस मासूम बन जाता है, कहता है कि उसे उस घटना से कोई लेना देना नहीं और अगर वो गेट में मर जाता तो उसे पेमेंट भी नहीं मिलती। ये एक वजह हो सकती है कि उसने ऐसा नहीं किया और ये डोजीन को सोच में डाल देता है। वो कोम चुलवू का नाम लेता है जो उसे गेट में ले गया था। डोजीन उस आदमी की हर डिटेल अगले दिन तक चाहता है। अपनी 2 मांगें रखकर वो शांति से चला जाता है, जिससे कमरे का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। इस बातचीत के बाद डोजीन गहरे सोच में डूब जाता है। असली सेयू डोजीन की सिर्फ एक इच्छा थी, अपनी छोटी बहन और दादी को हर हाल में बचाना। इस सब के ऊपर ये उसकी जिंदगी की और दुखद परत दिखाता है जो उस बेचारे को बेबस हाल में सहनी पड़ी। लेकिन फिक्र न करें, क्योंकि स्वॉर्ड गॉड अब सब ठीक करने को तैयार है। अगले दिन हमारा लड़का ऑफिशियल रजिस्टर्ड हो जाता है और उसे बी रैंक रेटिंग मिलती है। कार्ड को मशीन पर टैप करके वो इसकी सच्चाई साबित करता है, क्योंकि सिस्टम उसकी पहचान मान लेता है। लेकिन मशीन चेतावनी देती है कि उसका रैंक उस खतरनाक क्वेस्ट से कम है जो वो लेने जा रहा है। ये हमारे लड़के को चिढ़ाता है, सोचता है कि शायद उसे उस बॉस को और दबाव डालकर हायर रैंक दिलवाना चाहिए था ताकि ऐसी दिक्कत ना आए। सिस्टम की बार बार चेतावनी के बावजूद कि वो अपने लेवल से ऊपर के गेट में न जाए, डोजीन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो चला जाता है। नाइट आइलैंड गेट की बात करें, ये बी रैंक गेट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बी रैंक हंटर इसे सर्वाइव कर सकता है। हीरोज को हमेशा गेट रैंक से एक क्लास ऊपर की सलाह दी जाती है। वैसे डंगियन का स्केल डी रैंक है, यानी ये फैला हुआ है और सोलो हंटिंग के लिए मुश्किल। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये टनल्स के रूप में है, तो सोलो हंटिंग कुछ हद तक आसान होगी। गेट के स्केल की वजह से ए रैंक हीरो की सलाह दी जाती है, लेकिन हमारे लड़के के डिक्शनरी में रिस्क और डेंजर जैसे शब्द हैं ही नहीं। सबसे बुरा क्या हो सकता है? उसे एक तंग टनल में ढेर सारे राक्षसों से लड़ना पड़े। डोजीन अपने पहले दुश्मन एक बड़े सांप को देखकर मुस्कुराता है, जिसके पास बैंगनी ऑरा है। ज़्यादातर हीरोज के लिए ये डर का सिग्नल होता, लेकिन उसके लिए ये गुड लक का साइन है और वो अपने गॉन्टलेट्स तैयार करके लड़ाई शुरू करता है। राक्षस पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बेकार, क्योंकि हमारा लड़का इतना खतरनाक है कि वो माना स्टोन्स ऐसे इकट्ठा करता है जैसे राक्षस थे ही नहीं। ब्लैक किलिंग वाइपर एक ऐसा राक्षस है जिसका हाइपर एक्टिव पैरालिसिस पॉइजन किसी को भी हल्के टच से ढेर कर देता है। इसे ध्यान में रखकर डोजीन बुलेट स्पीड से उसकी तरफ बढ़ता है और फुल स्विंग में हमला करता है। थोड़े ही टाइम में वो उस राक्षस को काट काट कर खून की छींटें उड़ाता है और उसे आधा कर देता है। राक्षस मरने के बाद डोजीन अपने इक्विपमेंट को नोटिस करता है। 300,000 वॉन में खरीदे उसके ग्लव्स पॉइजन को रोक रहे हैं और कीमत के हिसाब से अच्छा काम कर रहे हैं। हंटिंग सेशन में वापस डोजीन 4 और बदसूरत बिना पैरों वाले सांपों पर ध्यान देता है और उनकी खोपड़ी में जोरदार पंच मारता है और खून छींटता है जब तक वो सांप मर नहीं जाते। डोजीन वहां खड़ा होकर राक्षसों के मांस से माना स्टोन्स ढूंढता है। उसे निराशा होती है क्योंकि कोई माना स्टोन नहीं मिलता, लेकिन ये उसकी पुरानी दुनिया के नियमों के हिसाब से है, जहां इन राक्षसों का ड्रॉप रेट सिर्फ 3% है।
यानी उसे अच्छे लूट के लिए सैकड़ों राक्षस मारने होंगे। रास्ते में चलते हुए उसे मिस्टर बोनहेड मिलता है। आप सोच रहे होंगे कि ये बॉस है, लेकिन डोजीन की राय अलग है। वो उस बड़े सांप से पूछता है कि क्या वो बॉस राक्षस है, जैसे सांप जवाब देगा। खैर, डोजीन सोचता है कि ये बड़ा राक्षस मिलना अच्छा है, क्योंकि अब उसे रास्ता भटकने की चिंता नहीं। तुरंत हमला करके वो लड़ाई जल्दी खत्म करने की सोचता है। लेकिन अचानक कुछ अनपेक्षित होता है। उसका जोरदार पंच राक्षस पर असर नहीं करता, बस एक टैटू जैसा निशान छोड़ता है। हवा में होने की वजह से वो डॉज नहीं कर पाता और राक्षस अपनी पूंछ से उसे दीवार में पटक देता है। डोजीन क्रैश लैंड करता है। शायद ये बॉस राक्षस की ताकत का रियलिटी चेक था। राक्षस अपने जहरीले दांत निकालता है और उस पर सिसकारता है, जैसे कोई भूखी गर्लफ्रेंड। राक्षस उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच निकलता है। अपने बचाव के मोमेंटम का इस्तेमाल करके वो वापस हरकत में आता है और एक जोरदार पंच मारता है, जो राक्षस के शरीर से टकराता है और उसकी सख्त खाल में दरार डालता है। इस दूसरे हमले से एक बात साफ हो जाती है। बॉस राक्षस की खाल असामान्य रूप से सख्त है, जो बाकी वाइपर्स से ज़्यादा चैलेंजिंग है। उसकी खाल इतनी मजबूत है कि उसके मौजूदा लेवल पर वो एक हिट में नहीं भेज सकता। ये सिचुएशन उसे उलट देती है और वो सोचता है कि क्या उसे दूसरी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। अपनी पुरानी ताकत पर स्वॉर्ड गॉड इस राक्षस को आसानी से हरा देता। लेकिन अचानक उसे कुछ दिखता है। ये उस योद्धा की तलवार है जो बॉस से लड़ते हुए मरा था। अब आप समझ जाएंगे कि उसे स्वॉर्ड गॉड क्यों कहते हैं, न कि फिस्ट गॉड। भले ही तलवार लड़ाई में बहुत घिस गई हो, वो उसे पकड़ता है, ये मानते हुए कि तलवार उतनी ही अच्छी है जितना उसका इस्तेमाल करने वाला। इस ज्ञान के साथ और तलवार हाथ में लेकर वो राक्षस सांप की तरफ बढ़ता है। राक्षस फिर से तेजी से हमला करने को बढ़ता है। डोजीन हवा में उछलता है, गर्व से कहता है कि राक्षस को गर्व होना चाहिए कि वो पूरी ताकत से उसे तलवार से मारने जा रहा है। तलवार की खराब हालत के बावजूद वो कुछ ही स्ट्राइक्स में इतने तेज कट्स मारता है कि सांप का शरीर चीर जाता है। गंभीर लड़ाई का मजेदार अंत होता है। सांप पीछे मर जाता है और डोजीन की तलवार धूल में मिल जाती है। अच्छा हुआ कि उसने राक्षस को खत्म कर दिया, वरना तलवार टूटने से पहले नहीं हो पाता। बॉस राक्षस मरने के बाद डोजीन को एक स्मार्ट आइडिया आता है, जो बाकी प्रोटागोनिस्ट्स कम ही करते हैं। वो राक्षस का एक दांत निकालता है, सोचता है कि इसे रिफाइन करके शॉर्ट स्वॉर्ड बनाया जा सकता है। इसे अपनी जर्नी का रिवॉर्ड मानकर वो गेट से बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही रात हो चुकी है, तारे चमक रहे हैं। उसने बी रैंक गेट में सोचा से ज़्यादा टाइम बिता दिया और जैसा अंत हुआ, उसने उसे अपनी पूरी ताकत वापस पाने के लिए और प्रेरित किया। वो थोड़ा खुश भी है कि उसके पुराने दोस्त उसे इस कमज़ोर रूप में नहीं देख रहे, वरना शर्मिंदगी होती। हंटिंग से वापस वो माना स्टोन्स अप्रेज और बेचने जाता है। उससे पहले एक और हीरो अपनी बड़ी लूट दिखाने आया है। सस्ता रिसेप्शनिस्ट उसे बुरा ट्रीट करता है और कहता है कि कमीशन रेट 40% है। बेचारा हीरो भी इस ज़्यादा रेट की बकवास को समझता है। वो इसका जिक्र भी करता है, कहता है कि वो साधारण इंसान है। रिसेप्शनिस्ट, जैसा उसने डोजीन के साथ किया, साफ करता है कि उनका रेट तो सबसे कम है। गेट सेंटर 5% लेता है, लेकिन टैक्स के बिना। रिसेप्शनिस्ट के हिसाब से ये हीरोज के लिए अच्छा डील है, जो अच्छा पैसा कमाते हैं। हीरो को कैश मिलता है, वो ज़्यादा शिकायत नहीं करता, बस रिसेप्शनिस्ट के बिगड़े चेहरे के बारे में पूछता है। मज़ेदार बात है कि ये लड़का वही स्क्रिप्ट दोहरा रहा है, भले ही उसका चेहरा पीटा गया हो। वो कहता है कि एक साइकोपैथ ने पहले उसके गार्ड्स को मारा, फिर उसे ये हाल किया। हीरो सोचता है कि ये रिसेप्शनिस्ट की गलती है, जो सी रैंक गार्ड्स रखता है। आखिरकार रैंक ही सब कुछ नहीं होता, स्किल भी बहुत मायने रखती है। रैंक तो बस सिस्टम को बनाए रखने के लिए अपडेट होता है। हीरो समझदारी से कहता है कि एक ही रैंक के लोगों में स्किल्स और एबिलिटीज़ में बहुत फ़र्क होता है, तो सबको एक जैसा नहीं मान सकते। और एक लंगड़ा गार्ड जो दिन भर दुकान की रखवाली करता है, और एक हीरो जो राक्षसों का शिकार करता है, इनमें भी फ़र्क है। भले ही ये लड़का उसे अच्छी सलाह दे रहा हो, रिसेप्शनिस्ट उसे चुप करके जाने को कहता है और वो चला जाता है। ऑफर देता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो उसकी मदद करेगा। जब वो जा रहा होता है, हमारा लड़का उसी के पास से ठंडा चेहरा लिए गुजरता है। उसे देखते ही रिसेप्शनिस्ट डर जाता है और चिल्लाता है कि यही वो साइकोपैथ है जिसने उसका हाल किया। पीछे मुड़कर वो हीरो हैरान है। वो डोजीन की पतली बॉडी और हाइट को नोटिस करता है। फिर भी उसने गार्ड्स को मारा तो वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। पूछता है कि क्या वो मुसीबत मचाने वाला है। मुझे इस लड़के की ये बात पसंद है कि वो छोटी मोटी बातों पर नाराज नहीं होता। उसे लगता है कि डोजीन अपनी हीरो पावर का गलत इस्तेमाल करके सिविलियंस को तंग कर रहा है। जाहिर है वो सच से कोसों दूर है, क्योंकि उसे सिर्फ एक तरफ की कहानी पता है, लेकिन फिर भी ये रियल कैरेक्टर्स देखना इंटरेस्टिंग है। रिसेप्शनिस्ट इस सीन को एंजॉय कर रहा
है, क्योंकि वो जानता है कि ये लड़का 7 साल का वेटरन हीरो है। अगर उसे यहाँ कुछ हुआ तो उसके ढेर सारे कनेक्शंस हैं जो डोजिन का नाम लेकर उसका हिसाब करेंगे। बिना परवाह किए हमारा लड़का पलटता है और उस बूढ़े को बस चुप रहने को कहता है। ये बात उस वेटरन को भड़काती है, क्योंकि अब लगता है कि वो सचमुच बदतमीज है। डोजिन पूछता है कि क्या वो बदला लेना चाहता है। ये सुनकर वेटरन हीरो भड़क जाता है, लेकिन जिम्मेदार हीरो होने के नाते और अपने अनुभव से उसे पता है कि हीरोज के बीच लड़ाई ज़्यादातर मौत का कारण बनती है, राक्षसों से लड़ाई से भी ज़्यादा। ये याद करके वो शांत हो जाता है और पीछे मुड़ जाता है, जिससे रिसेप्शनिस्ट हैरान रह जाता है। डोजिन रिसेप्शनिस्ट की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या कोई दिक्कत है जिसे वो सुलझाना चाहता है। जवाब से पहले वो माना स्टोन से भरा बैग अप्रेज और पैसे में कन्वर्ट करने के लिए फेंकता है। ये सारे हाई ग्रेड माना स्टोन्स हैं, जो रिसेप्शनिस्ट को सोच में डाल देता है कि ये लड़का असल में है कौन। हिसाब करने पर टोटल 150 मिलियन वॉन बनता है। पहले तो ये बहुत लगता है, लेकिन डोजिन के लिए ये एक दिन की हंटिंग के लिए बहुत कम है। वो कैश मांगता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे याद दिलाता है कि पहले कमीशन रेट कैलकुलेट करना होगा, जिससे डोजिन का डरावना चेहरा बन जाता है। उनकी 1% कमीशन वाली डील याद करके वो शांत हो जाता है और बाकी अमाउंट जल्दी देने को कहता है। रिसेप्शनिस्ट के दिमाग में डोजिन को पीटने की इच्छा है, लेकिन वो सिर्फ अपने ख्यालों में ऐसा कर सकता है। वो कहता है कि इतने बड़े अमाउंट के लिए अपर मैनेजमेंट की अप्रूवल चाहिए। बिना सांस गंवाए डोजिन तुरंत अप्रूवल लाने को कहता है, तो वो अपने बॉस को फ़ोन करता है, सिचुएशन की डिटेल्स धीरे से बताता है। लेकिन इससे पहले कि वो डील स्मूथली खत्म करे, डोजिन फ़ोन छीन लेता है और बॉस को सीधे कहता है कि पेमेंट जल्दी करो। बॉस इसके लिए ठीक है, लेकिन फ़ोन कर्मचारी को वापस देने को कहता है। डोजिन खुशी से फ़ोन लौटाता है, लेकिन जानबूझकर उसे दीवार में तोड़ देता है। कर्मचारी अपने टूटे फ़ोन को देखकर कांपता है और डोजिन उसे जल्दी पैसा तैयार करने को कहता है। और यूं रिसेप्शनिस्ट कई बैग्स कैश से भर देता है। अंत में वो तबाह हो जाता है, इतने दबाव में काम करने से। शायद आपको उस पर दया आए, लेकिन याद रखें, वो साधारण हीरोज की मेहनत का आधा पैसा लूटता है, जो अपनी जान जोखिम में डालते हैं। वो एक नीच इंसान है। 10 मिनट बाद बॉस अपनी दुकान पर पहुंचता है, गुस्से में कि उसका कर्मचारी फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। मज़ेदार बात, रिसेप्शनिस्ट तुरंत रिज़ाइन कर देता है। बॉस दीवार में टूटा फ़ोन देखता है, जिससे उसे अंदाजा हो जाता है कि क्या हुआ। ये देखकर वो अपना फ़ोन निकालता है और डोजिन को बुलाता है, जो एक जवान औरत है जिसके सुंदर बैंगनी गुलाबी बाल हैं। वो इतनी फेमस है कि लोग उसे यंग डोजिन कहकर सेलिब्रेट करते हैं, और उसके कपड़े भी कमाल के हैं। वो दुकान पर पहुंचती है और रिसेप्शनिस्ट को अपनी स्माइल से हैरान कर देती है। लोग इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं, इसकी बड़ी वजह है। वो देश की चौथी एस रैंक हीरो है, कमाल की। अफवाहें हैं कि वो बॉस की भतीजी है, लेकिन फिर वो यहाँ क्या कर रही है? दावे की पुष्टि करते हुए डोजिन कहती है कि उसे अपने अंकल के रिक्वेस्ट पर एक बेकार हीरो को संभालने के लिए बुलाया गया। सिचुएशन में इंटरेस्ट लेकर स्टाइलिश एस रैंकर बैठती है, सुनने को तैयार कि क्या हो रहा है। अगले सीन में हम हमारे लड़के को उसकी जबरदस्त बॉडी के साथ सूरज में मेडिटेट करते देखते हैं। सच है कि उसने पूरे दिन हंटिंग की, लेकिन उसकी कमाई उतनी कमाल नहीं थी। जिस तरह चीजें चल रही हैं, उसे भविष्य की चिंता है। सबसे पहले उसे उस लेवल तक पहुंचना है जहां वो एस रैंक गेट्स अकेले क्लियर कर सके। इसके लिए उसे अपनी पुरानी ताकत वापस पाने के लिए ट्रेनिंग करनी होगी। डोजिन की इस जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उसकी पुरानी दुनिया के मुकाबले यहाँ माना की डेंसिटी कम है। यानी अगर वो अभी की रफ्तार से माना इकट्ठा करता है तो अपनी पुरानी ताकत के करीब पहुंचने में कम से कम 3 साल लगेंगे। और अगर चीज़ें खराब हुई तो और ज़्यादा। अच्छी बात यह है कि वो बैटल के लिए बेहतर इक्विपमेंट ले सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि सबसे बेकार इक्विपमेंट भी सैकड़ों मिलियन में आता है, तो ये पैसा बर्बाद करना होगा। अचानक उसे सिहरन होती है, उसे किसी खतरनाक की मौजूदगी का एहसास होता है। येओन्यंग पर नज़र टिकाकर वो उसे तेजी से पकड़ता है और सबको जल्दी अंदर जाने को कहता है। अंदर जाकर वो कमरा बंद करता है, जबकि उसकी दादी बेसब्री से पूछती है कि क्या हो रहा है। पूरी बिल्डिंग एक जोरदार झटके से हिलती है, जिससे दादी डरकर पूछती है कि क्या भूकंप आया है। छोटी येओन्यंग घबरा रही है, लेकिन सच सिर्फ हमारे लड़के को पता है। ये सिर्फ भूकंप नहीं, कुछ और है। डोजिन बाहर की तीखी और हिंसक एनर्जी को महसूस करता है। एक रिफ्ट उनकी दुनिया में खुल गया है, और वो उनके घर के ऊपर ही बना है। प्रॉब्लम को संभालने के लिए वो तेजी से रिफ्ट के प्रवेश द्वार की तरफ दौड़ता है, जहां आखिरी बार उसे अपनी दादी और बहन की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसका नाम पुकार रही हैं। सीन सोल हीरो एसोसिएशन में कट होता है, जहां इसके मेंबर्स को तुरंत अलर्ट किया जाता है कि मापो रीजन में अचानक रिफ्ट खुला है। ये पिछले रिफ्ट के 63 दिन बाद हुआ है।
ये जानकर कि व्हाइट लांग गिल्ड मापों के सबसे करीब है, मैनेजर अपने स्टाफ को तुरंत गिल्ड से कांटेक्ट करने और पास के हीरोज को अलर्ट करने को कहता है। रिफ्ट की सटीक लोकेशन को और करीब से चेक करने पर उसे पता चलता है कि रिफ्ट एक रेसिडेंशियल घर के ठीक ऊपर खुला है। ये उनके लिए भी मुश्किल सिचुएशन है, क्योंकि अगर कोई सिविलियन गलती से रिफ्ट में घुस गया तो उसकी मौत पक्की है। इतना ही नहीं, रिफ्ट किसी और को अंदर जाने की इजाज़त नहीं देगा, और अगर अंदर वाला इंसान मर गया तो 10 दिन बाद राक्षसों की एक तबाही मचाने वाली लहर बाहर आएगी जो उस इलाके में रहने वालों के लिए खलबली और बर्बादी लाएगी। राक्षसों की ये लहर इतनी बेकाबू हो जाएगी कि सोल की सेफ्टी पूरी तरह खतरे में पड़ जाएगी। मैनेजर को उत्सुकता है कि वो कौन है जो रिफ्ट में घुसा। पता चलता है कि सीईओ डोजिन ने एक्शन लिया है, क्योंकि वो उसी घर में रहता है। उसकी दादी के मुताबिक वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए रिफ्ट में घुसा। इस इन्फॉर्मेशन से उन्हें लगता है कि वो हीरो नहीं है, और ये बात चीज़ों को और मुश्किल बनाती है, क्योंकि एक आम सिविलियन का रिफ्ट से वापस आना लगभग नामुमकिन है। इससे पूरा स्टाफ इस सिचुएशन के लिए निराशा और लाचारी महसूस करता है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते। अगले सीन में हमें डोजिन की चिड़ी हुई सौतेली माँ दिखती है, जो उसकी नई अवेकनिंग की खबर सुनकर गुस्से में है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। उसका असिस्टेंट रिपोर्ट करता है कि भले ही डोजिन ने ऑफिशियली हीरो एसोसिएशन में रजिस्टर नहीं किया, लेकिन उन्होंने वेरीफाई किया है कि उसकी पिछली गेट एक्सपीरियंस से वो अब एक अवेक्ड इंडिविजुअल है। ये बात उसे और फ्रस्ट्रेट करती है, क्योंकि कोम चुल वू को जॉब पूरा करना था और इसके बजाय उसने उसके टारगेट को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। पागलपन में वो टेबल पर मुक्का मारती है, सवाल करती है कि आखिर वो लोग उसे अकेले मार क्यों नहीं पाए। ये भी कि उन्होंने फेल जॉब के लिए पैसे लिए, ये भी उसके गुस्से की वजह है। मैनेजर ली पर चिल्लाते हुए वो कोम चुल वू के लिए अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर करती है, उसे मैसेज भेजती है। अगर वो डोजिन को पर्सनली नहीं मारता तो उसे 10 गुना पैसा वापस करना होगा। लेकिन हैरानी की बात, उसका असिस्टेंट बताता है कि अब शायद उन्हें उससे कांटेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि नया रिफ्ट डोजिन के घर के ठीक ऊपर खुला है। ये कन्फर्म हो गया कि वो रिफ्ट में घुस चुका है, और ये साफ है कि वो जिंदा नहीं निकलेगा। होंग ही जो ये खबर सुनकर खुश हो जाती है, ये सोचकर कि वो जिंदा नहीं बचेगा। वो शांत हो जाती है, एक बार के लिए नॉर्मल दिखती है, और असिस्टेंट को सिचुएशन चेक करने को कहती है, जब तक और खबर नहीं मिलती। हमारे लड़के की बात करें, वो अभी अभी रिफ्ट के डोमेन में पहुंचा है। ये एक जंगल है, दरअसल वही जंगल है जहां वो अपनी जवानी में मजे करता था और आराम करता था। पाटिस्वा का जंगल बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसे याद है, हर डिटेल तक। यहाँ तक कि अंदर की गाड़ी माना भी वैसी ही है। रास्ते पर चलते हुए वो ऑल पावरफुल वर्ल्ड ट्री से दोबारा मिलकर मुस्कुराता है। ये ट्री माना को उसके सबसे शुद्ध रूप में निकालती है, सबसे डिवाइन स्ट्रक्चर और दुनिया की स्टेबिलिटी का कोर। इतना कि जब पुरानी दुनिया खत्म हुई तो इस ट्री के जलकर राख होने से शुरू हुआ, जिसने माना के फ्लो को हमेशा के लिए बिगाड़ दिया। लेकिन इस रिफ्ट डायमेंशन में ट्री बिल्कुल ठीक है जैसी उसे याद है। भले ही उसे इसका कारण नहीं पता, एक बात पक्की है, उसे अपनी खोई हुई माना वापस पाने का मौका है, ट्री से उसे अब्सॉर्ब करके। शानदार माना फ्लो के नीचे मेडिटेट करते हुए हमारा लड़का अपनी ताकत को और साफ करता जा रहा है। उसने 3 दिन से ज़्यादा वक्त बिल्कुल ऐसे ही बैठकर बिताया, खाना पीना या अपनी बॉडी की ज़रूरतों को भूलकर। पूरे 10 दिन बीत गए और वो सिर्फ अपनी सांसों को हार्मोनाइज करने पर फोकस करता रहा। 10वीं रात के आखिर में मुसीबत उसे ढूंढती हुई आई और उसकी मेडिटेशन में खलल डाला। ये एलियन जैसे क्रिएचर्स, जिन्हें बल्कीना कहते हैं, ट्री को जलाने आए जैसा उन्होंने पहले किया था। लेकिन इस बार हमारा लड़का वहाँ है, उस त्रासदी को रोकने के लिए। क्रिएचर्स उस पर हमला करने के लिए झपटते हैं, जबकि डोजिन अफसोस करता है कि उसके पास वाटर एलिमेंट तलवार नहीं है जिससे वो सबको आसानी से ढेर कर दे। जलते हुए राक्षस उसकी तरफ चीखते हुए बढ़ते हैं, लेकिन हमारे लड़के में इतनी माना भर चुकी है कि उसे अब हथियार की परवाह नहीं। वो खुद हथियार है और उसके हाथ सबके लिए रेटेड ही हैं। राक्षसों की तरफ हाथ बढ़ाकर वो अपनी माना से इतना अथॉरिटी निकालता है कि एक को ढेर कर देता है। दूसरा क्रिएचर उसकी इस एबिलिटी से सन रह जाता है। जरा समझे कि अभी क्या हुआ। उसने जो किया उसे माना रिलीज कहते हैं, और ये टेलीकिनेसिस नहीं है। ये एक ब्लास्टर टाइप अटैक है जो कच्ची माना को डिटोनेशन स्ट्राइक की तरह यूज़ करता है। उसने काफ़ी टाइम बाद इस एबिलिटी को ऐसे यूज़ किया क्योंकि उसकी माना रिजर्व्स कम थीं। खैर, बल्कीना क्रिएचर्स अभी ख़त्म नहीं हुए। जवाब में वो अपने मुंह से चार्ज ब्लास्ट छोड़ते हैं। ये पल्सिंग लेजर बीम्स तेजी से हमारे लड़के की तरफ आते हैं, जो अब तक का सबसे शांत दिख रहा है। उसकी माना अकेले ही उसे किसी भी डैमेज से बचाने के लिए काफ़ी है। राक्षसों की तरफ बढ़ते हुए, माना के बर्स्ट से जलते हुए, वो कहता है कि उसने आखिरकार वर्ल्ड ट्री को प्रोटेक्ट कर लिया, और अब वो थोड़ा खेलने और अपनी ट्रेनिंग के पल एंजॉय करने को तैयार है।
बदसूरत राक्षस फिर से एनर्जी ब्लास्ट अटैक की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा लड़का जल्दी से दो को पकड़ता है और उनके मुंह बंद कर देता है। इस तरह उनकी एबिलिटी उनके मुंह में ही चार्ज होकर फट जाती है, जिससे उनके सिर रहित जलते हुए शव रह जाते हैं। क्रिएचर्स के शव मुरझा जाते हैं और दो कीमती मैजिक स्टोन्स गिरते हैं जो वो यूज़ कर सकता है। लेकिन ये तो बस कुछ ही देर हुए। डोजीन अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहा है, इनसे इटर्नल एम्बर अनलॉक करने के लिए उत्साहित है। खुशी से राक्षसों को काटते और मुस्कुराते हुए सबको ढेर करता हुआ वो ढेर सारे माना स्टोन्स चुराने में मजे ले रहा है। ये एक तरफा कत्लेआम तब तक चलता है जब तक वो सबको खत्म नहीं कर देता। डोजीन ने इतने स्टोन्स के साथ जैकपॉट जीत लिया है। इनमें उसे एक छोटा सा कॉइन या गोल्ड में चमकता बीज मिलता है। इसे इटर्नल एम्बर कहते हैं और इसे पकड़कर वो अपनी ताकत का और कंट्रोल रिकवर करता है। इसे क्रश करके इसके फ्लेम्स अनलॉक करता है। जिस तरह वो एम्बर के साथ केसरी खेल रहा है वो मुझे जुजुत्सु कैसन का सुकुना याद दिलाता है। नॉर्मल केस में यहाँ सही स्ट्रेटेजी होती कि वर्ल्ड ट्री से माना और इकट्ठा करता, लेकिन उसकी बॉडी ने माना अब्सॉर्प्शन की फिजिकल लिमिट छू ली है। दूसरा तरीका है एम्बर को अब्सॉर्ब करना, जो उसकी माना को पूरी तरह बदलकर फायर माना बना देता है। और वो ऐसा ही करता है जिससे उसकी बॉडी में फ्लेम एनर्जी का रश बढ़ता है। उसकी पिछली जिंदगी में उसे इसकी ज़रा भी ज़रूरत नहीं थी और इटर्नल एम्बर की परवाह नहीं थी, लेकिन अब उसे एम्स को पूरी तरह अब्सॉर्ब करना जरूरी है और एक को ख़त्म करने में पूरे 10 मिनट लगते हैं। अच्छा है कि उसके पास ढेर सारे स्टोन्स इकट्ठे हैं, तो उसका गोल है जितना हो सके उतना अब्सॉर्ब करना। रिफ्ट के खुलने से पब्लिक इंटरेस्ट बढ़ गया है। रिपोर्टर हमारे लड़के के घर के आसपास जमा हैं, जबकि एजेंट्स और एसोसिएशन का स्टाफ जगह को प्रोटेक्ट कर रहा है। बैंग सियोंगवू एक लड़के की घमंडी हरकत से गुस्सा है जो रिफ्ट में जल्दबाजी में घुस गया। मुझे बताना है कि वो सोलो लेवलिंग के यान हो जैसा दिखता है, बस थोड़े साफ कटे बालों के साथ। हमारे पास एक और प्रोटागनिस्ट है, नीले बालों वाला। इस लड़के का नाम है किम यून वू और वो डोजीन के अपनी बहन को बचाने के एक्शन से सहानुभूति रखता है। लेकिन सियोंगवू उसका ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं मानता। डोजीन पर इल्जाम लगाता है कि वो लालची बनकर गया था जो कॉन्सिक्वेंस के लिए तैयार नहीं था। अगर वो नॉर्मल तरीके से मर जाता तो ठीक था, लेकिन अगर वो रिफ्ट में मर गया तो जगह राक्षसों के बाहर निकलने का डेटनेशन ग्राउंड बन जाएगी। और यही प्रॉब्लम है। युन वू गिल्मा से इनपुट मांगता है और गिल्मा ने उन्हें प्रोटोकॉल्स के हिसाब से काम करने को कहा है। युन वू सवाल करता है कि हाल में यूके, तुर्की, स्विट्जरलैंड, चाइना और यूएस जैसे देशों में रिफ्ट्स क्यों पॉपअप हो रहे हैं। यही वजह है कि गिल्मा को इतने सारे रिफ्ट्स एक साथ मैनेज करने में दिक्कत हो रही है। ऐसा फेनोमेनन रोज नहीं होता, फिर भी कुछ देश आसानी से खतरे को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन साउथ कोरिया के लिए, वो यहाँ बहुत गुस्से में हैं क्योंकि एक लड़के की वजह से उनकी सिचुएशन डिजास्टर बन सकती है। सियोंगवू इतना गुस्सा है कि वो उस लड़के को पीटना चाहता है और रिफ्ट से बाहर फेंकने की भीख मांग रहा है। उस पर्पल जाइगेंटिक गेट की बात करें, इसके पहले खुलने के 28 दिन बीत चुके हैं। डोजीन भी इतने ही दिन से अंदर है। अब हीरो एसोसिएशन डर गया है और इसे लेवल 1 वेव के रूप में चेतावनी दे चुका है। डोजीन की आइडेंटिटी अभी प्राइवेसी की वजह से दुनिया को नहीं बताई गई, लेकिन उसे ऑर्डिनरी पर्सन ऐसे कह रहे हैं। बाकी दुनिया को डोजीन की आइडेंटिटी का पता नहीं, लेकिन मनी लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन का बॉस जल्दी कनेक्शन जोड़ लेता है। उसका असिस्टेंट भी रिपोर्ट कंफर्म करता है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट की इन्फॉर्मेशन सही है। किम यिंग जी यू, जो प्रेसिडेंट वांग चांगसॉप का राइट हैंड मैन है, चांगसॉप को उत्सुकता है कि डोजीन के सर्वाइव करने और वन पीस में बाहर निकलने के चांसेस क्या हैं। हाँ, मैंने वो बात कह दी। इस चैनल की रस्म है, वन पीस रियल है। चलते हैं 80 आगे बढ़ें। असिस्टेंट को यकीन है कि एक ऑर्डिनरी इंसान के सर्वाइव करने के 1% से भी कम चांसेस हैं। लेकिन डोजीन को ऑर्डिनरी इंसान कहने की बात चांगसॉप के चेहरे पर मज़ेदार स्माइल लाती है। वही तथकथित ऑर्डिनरी इंसान ने उसके आदमियों को हॉस्पिटल पहुंचाया और हफ्तों तक पट्टियां बंधवाईं। दुनिया के नज़रिए से वो उस एक सिविलियन की एबिलिटी को बहुत कम आंक रहे हैं जो रिफ्ट में गया। चांगसॉप को ये भी जानना है कि एक अवेक्ड इंडिविजुअल के सर्वाइव करने के चांसेस क्या हैं। इसके लिए उसका असिस्टेंट मानता है कि ये हीरो के लेवल पर डिपेंड करता है और बिना सटीक इन्फॉर्मेशन के जजमेंट करना मुश्किल है। यहाँ तक कि चांगसॉप भी मानता है कि फाइटिंग एबिलिटी और सर्वाइवल एबिलिटी में फ़र्क है और रिफ्ट के अंदर तो ये और कॉम्प्लिकेशन लाता है। खैर, एक बात पक्की है, वो बदमाश अपने तरीके नहीं बदला है। चांगसॉप डोजीन की फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन नेक वजहों से नहीं, ये कमीना उनके लव्ड वंस के ऑर्गन्स बेचने की सोच रहा है अगर वो वापस नहीं आया। और अगर आया तो वो उस पर केयर करने का डेट पिन कर देगा। ये आदमी पूरा का पूरा लीच है। सीन मेस्मराइजिंग वर्ल्ड ट्री पर शिफ्ट होता है। यहाँ हमारा लड़का अपनी ट्रेनिंग आर्क में फुल स्पीड में है, उसकी बॉडी फ्लेम माना से भरपूर है।
उसे पता नहीं कितना टाइम बीत गया, लेकिन वो सैकड़ों फायर स्टोन्स अब्सॉर्ब करके ग्राइंड कर रहा है। इससे उसने इतना फायर माना हासिल किया है कि वो इसे किसी भी तरह यूज़ और मैनिपुलेट कर सकता है। साथ ही साइड इफ़ेक्ट के तौर पर उसकी फ्लेम्स रेजिस्टेंस भी बढ़ गई है। फायर एट्रीब्यूट के आधार पर अपनी पुरानी और अभी की ताकत की तुलना करते हुए वो सोचता है कि उसने इस एबिलिटी को मास्टर करके थोड़ा अपने पुराने आप को पीछे छोड़ दिया है। वर्ल्ड ट्री को गले लगाते हुए वो इसके साथ एक टेंडर मोमेंट शेयर करता है। ये हमेशा उसकी ज़रूरत में उसके साथ थी, पहले भी और अब भी। इसकी वजह से डोजीन इसके लिए बहुत शुक्रगुजार है। अपने माना स्टोन्स की बात करें तो उसने वाइन से एक छोटा बैग बनाया है जिसमें सब स्टोन्स इकट्ठे करके डोजीन समझता है कि शायद वो फिर कभी इस एंजेलिक ट्री को नहीं देखेगा। फिर भी वो उम्मीद करता है कि अगर डिवाइन ट्री कभी खतरे में आई तो उनकी राहें फिर मिलें, क्योंकि तब हुआ तो वो अपनी जान देकर भी इसे प्रोटेक्ट करने को तैयार होगा। उस रात डोजीन आखिरकार बाहर की दुनिया में कदम रखता है, रिफ्ट से पूरी तरह बाहर निकलता है। अच्छा हुआ कि उसे कोई आसपास नहीं दिखता। उसे शक है कि ज़्यादातर लोग शायद सोचते होंगे कि वो अंदर मर चुका है और राक्षस वेव कभी भी बाहर आ सकती है, लेकिन उसे पास में किसी स्ट्रॉन्ग इंसान की प्रेजेंस फील होती है। उसका पीछा करने का फैसला करके वो सोर्स ढूंढने दौड़ता है। थोड़ी देर बाद वो दो एजेंट्स पर ठोकर खाता है, एक गुस्से में और दूसरा रिलैक्स, वो ही ह्यूनवू और स अंगवू जो पिछले बार मिले थे। अब उसे समझ आता है कि ये लोग उनके आउटफिट से एसोसिएशन के हैं, यानी अगर वो पकड़ा गया तो बात बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। इस इशू से निपटने के लिए वो फ्लेम का एक गोला बनाता है और उसे जोरदार फेंक के साथ हवा में उछाल देता है। वो अटैक बिल्डिंग के पार पहुंच जाता है और डेटोनेशन पर जोरदार धमाका करता है। ह्यूनवू और स अंगवू दोनों उस क्रैशिंग साउंड को सुनते ही रेड अलर्ट पर हो जाते हैं। ये रियलिज कर कि ये फायर है, वो इसका पीछा करने का डिसाइड करते हैं। वहाँ वो ढेर सारे लोगों को हॉरर में खड़े देखते हैं। स अंगवू सवाल करता है कि इस खलबली में आखिर हो क्या रहा है। इधर हमारा लड़का अपनी फ्लेम पावर से अब तक इम्प्रेस है। इसकी प्रिसीजन अच्छी है तो ये उसके लिए बहुत काम आएगी। अपने पुराने दोस्त टस्क की याद में वो सोचता है कि क्या वो उसकी फ्लेम्स के लेवल से इम्प्रेस होता। आखिर टस्क कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग फायर मेज था और उनका बॉन्ड अच्छा था। अचानक ह्यूनवू की तेज सेंसेस उसे रिफ्ट की तरफ देखने का अलर्ट देती हैं। ये कुछ गड़बड़ कर रहा है और उनकी आंखों के सामने वो मिस्ट में गायब हो जाता है। दोनों एजेंट्स साइड पर पहुंचते हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है। वहां पहुंचकर वो यकीन नहीं कर पाते कि रिफ्ट का उनकी दुनिया से कनेक्शन अब खत्म हो गया है। हमारे लड़के की बात करें, वो बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। बस आज के लिए इतना, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मनहवा कंटेंट के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।